एक बार एक बहुत ही साहसी नौजवान था, वीरवरा, जिसे नए नए करतब करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। कोई है? कोई है? एक दिन वो ऐसे ही किसी ट्रिप पर निकला और घूमते घूमते वो अपने घर से बहुत दूर चला गया। वाह! कितनी सुंदर जगह है। क्षमा नागराज, अनजाने में मेरा पैर आपकी पूंछ पर पड़ गया। आप गुस्सा त्याग कर मुझे जाने दें, नहीं तो मैं आपके सामने से चुटकी बजाते हुए निकल जाऊंगा और आपका जहर धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। देखा, आपके सामने से टन से निकल गया ना मैं। है? कहाँ चला गया? अभी तो यही था। मैं यहाँ हूँ। मैं सांपों का राजा सर्पराज हूँ। तुम्हारी बहादुरी देखकर मेरे परेशान मन को मानो एक आशा की किरण मिल गई है। कैसी परेशानी? बात यूँ है कि एक बड़ा ही शक्तिशाली गिद्ध चंगूला रोज आता है और इस तालाब में रहे मेरे सगे संबंधियों एवं सांप रूपी हमारी प्रजा में से किसी न किसी को अपने चंगुल में जकड़ कर ले जाता है। हे साहसी नौजवान, उस गिद्ध के आतंक से हमें मुक्ति दिलाने में मदद करो। आपकी समस्या सचमुच गंभीर है और मुझे तो यह कार्य बड़ा ही रोमांचक लग रहा है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। ये सुनकर सर्पराज बहुत खुश होता है और वो लोग गिद्ध चंगूला को अपने जाल में फंसाने की तैयारी करने लगते हैं। ये क्या है? ये हमारा धमाका करने वाला विशेष शस्त्र है। लगता है वो आ गया। वो आ गया। अंतिम स्वागत स्वीकार हो। चंगोला से साजिश, अब इसका अंजाम भुगतो। देखा, समय बदलते देर नहीं लगती चंगूला। बिल्कुल सही कहा। अपने स्वार्थ में मैंने उस युवक के साथ ये क्या अनर्थ कर दिया। तुम्हें छुप जाना चाहिए। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। अब शुरू कर दिया है तो समाप्त तो करना ही पड़ेगा सरफराज।
अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल है, तो ये मुझसे तुम लोगों की रक्षा करेगा। करो करो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मगर आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब क्या करें? हमारा आखिरी दांव बाकी है। तुम चूक गए। नहीं चंगोला, थोड़ा पीछे तो देखो। अद्भुत! ये तो कमाल हो गया। तुम्हें नहीं पता कि तुमने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। हम सब आपके ऋणी हैं। हमारे विशेष अतिथि के स्वागत में उत्सव की तैयारी हो। यहाँ खाने के कई स्वादिष्ट व्यंजनों के बीच पहली बार चखा एक ऐसा व्यंजन जिसका नाम था गेहूं का हलवा। वाह, क्या खुशबू है। आरंभ करो। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। गेहूं के हलवे की खुशबू और उसका स्वाद वीरवरा को बहुत पसंद आया। धन्यवाद सरफराज, मगर ये सब तो मैंने अपनी दुनिया में भी देखा है और अनुभव किया है, मगर कभी अनुभव नहीं किया है तो वो है गेहूं के हलवे का अद्भुत स्वाद। तो आप मुझे वो गेहूं के बीज दे दीजिए। यह असंभव है। ये दिव्य अन्न हमारे लोग के अलावा दूसरी दुनिया के लोगों को नहीं दिया जा सकता। मगर जो तुमने हमारे लिए किया, उसके बदले ये गेहूं कुछ भी नहीं। इसीलिए इस दुर्लभ गेहूं के बीज को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। बस ध्यान रहे, हमारे इस प्रिय अन्न का कभी अपमान ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से वीरवरा गेहूं के बीज लेकर अपने घर आ गया और उन बीजों को लगाकर उसने गेहूं की खेती शुरू कर दी, जिसके बाद गेहूं से बने व्यंजन हमारे खाने का अभिन्न हिस्सा बन गए। चंपा एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जो विजयनगर में अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका चूहा मिनी था, जिसके साथ वो दिन भर खेला करती थी। ठीक है मिनी, मत आओ, मैं तो तुम्हारे लिए चावल लाई थी। चंपा, छुप जाओ मिनी, छुप जाओ। ओ चंपा, हो गया खिला के? अरे बस इसी को खिलाती रहोगी या घर में भी कुछ खाने का इंतजाम करोगी? जाओ और सूखी लकड़ियाँ ले आओ, तभी खाना बनेगा। मैं अब भी गई और अब भी आई। और हाँ, आज मैं और मिनी खीर खाएंगे। चंपा जंगल में लकड़ी खोजते खोजते थक गई
पर उसे सूखी लकड़ी कहीं भी नहीं मिली। कहाँ से लाऊं सूखी लकड़ियाँ? चंपा इतनी थक चुकी थी कि बैठते ही उसकी आंख लग गई और फिर जो उसके साथ हुआ वो तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चंपा, चंपा, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। तुम बोल कैसे सकती हो? क्योंकि तुम मुझे सुन सकती हो। अगर मैं सूखी होती तो तुम्हारे काम आ सकती थी, पर मेरे चारों ओर इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और पेड़ हैं कि सूरज की एक भी किरण मुझ तक नहीं पहुँचती। फिर मैं कैसे सूखूं बताओ? कोई इन झाड़ियों को काटता भी नहीं। मेरी तरफ मत देखो, मेरी कोई गलती नहीं। ये देखो, मैं तो खुद गीली हूँ क्योंकि मुझ तक भी सूरज की किरणें नहीं पहुँचती। हैं? पत्ता भी बोल रहा है। हाँ, तुम सुन रही हो, इसका मतलब मैं बोल रही हूँ। और हाँ, गलती सूरज की है, मेरी नहीं। इसमें मैं क्या करूं? मैं तो सबको रोशनी देना चाहता हूं, पर ये काला बादल मुझे बार बार ढक देता है। मुझे दोष मत दो, अभी दिखाता हूँ। देखा, ये हवा मुझे कहीं और जाने दे तब ना। ओहो, अब इसमें मैं क्या करूं? सामने ये ऊंचा महल देख रहे हो? इसका द्वार तो हमेशा बंद ही रहता है। फिर बताओ, मैं उस पार कैसे जाऊं? सबकी बात सुनने के बाद चंपा को लगा कि ये सब परेशानी राजमहल के द्वार के कारण हो रही है। इसीलिए वो सीधे राजमहल जाके महारानी से मिली। तो तुम जानना चाहती हो कि मैं द्वार बंद क्यों रखती हूँ? उस तोते को देख रही हो? वो मुझे इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है कि मैं नहीं चाहती कि द्वार खुलने से उस पे कोई बाधा पड़े। तो तुम हो सारी समस्या की जड़। नहीं, मैं तो खुद समस्या से भाग के यहाँ आया हूँ। जंगल के तालाब का मालिक बार बार मेरे घोंसले को पानी में डुबाने की धमकी देता रहता था। चंपा जहाँ भी जाती उसे एक नई समस्या के बारे में पता चलता, पर उसने भी ठान लिया था कि वो सबकी समस्या दूर करके ही रहेगी, चाहे उसे जंगल जाना पड़े। और ये सोच वो तोते के बताए पते पर पहुंच गई। तो तोता यहाँ रहता था, इसी तालाब से ये सारी समस्या शुरू हुई है। तुम कौन हो? इस तालाब का मालिक, और मेरा इरादा तोते को भगाने का बिल्कुल नहीं था। वो तो हाथी आकर मुझे रोज रोज धमकी देता है कि वो तालाब का सारा पानी पी जाएगा। इसलिए उसका गुस्सा मैंने बेचारे तोते पर निकाल दिया। गुस्से पर काबू रखना चाहिए ना। पता है आपके गुस्से की वजह से कितनी बड़ी समस्या हो गई है। सब परेशान हैं। बोलो, डफलू। आज तो मैं तुमसे अपना पीछा छुड़ा कर रहूंगा। रुको! आप इस तालाब का सारा पानी पी जाएंगे तो बाकी जानवर क्या पिएंगे? तो क्या करूं बताओ? ये सांप मेरे पूंछ पर बैठ के मुझे डसने की धमकी देता है। मैं तो बस अपने ऊपर पूरे तालाब का पानी डालकर इस सांप को पूंछ से बहाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सूंड पूंछ तक नहीं पहुँच पाती है। आदि राजा, आज सच बता ही देता हूँ। मैं तुम्हें डसने के लिए नहीं, बल्कि गांव के कुम्हार से अपनी रक्षा करने के लिए तुम्हारी पूंछ में बैठा हूँ। मैं तो बस वहाँ उसके घर के चूहे को खाने जाता हूँ, पर मुझे देखते ही मुझे मारने दौड़ता है। चंपा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे।
सबकी अपनी समस्या है। पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसीलिए वो सच्चाई का पता लगाने के लिए कुम्हार के घर चली गई। उस सांप ने तो परेशान कर रखा है। जब भी आता है हमारी मटकियां तोड़ देता है। कितनी भी कोशिश करो लेकिन हाथ में नहीं आता। पर जिस दिन आ गया वो उसका आखिरी दिन होगा। तुम क्यों हंस रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? कितना मूर्ख इंसान है। अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि सांप मटके तोड़ने नहीं, मुझे खाने यहाँ आता है। हाँ। मतलब? मैं तो यहाँ खाने की खोज में आता हूँ, बस 4 दाने चावल के लिए, और इसके बनाए हुए मटकों में रहने का भी इंतजाम हो जाता है। क्या? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अरे भाई, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे 4 दाने चावल के चक्कर में कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी? मुझे क्या पता। अच्छा, अगर वो 4 दाने चावल मैं तुम्हें दे दूं तो? फिर मैं क्यों यहाँ आऊँगा? हाँ ठीक है मेरे दोस्त, मेरी दोस्त मिनी तुम्हें अनाज लाकर दे देगी, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर भिजवा दूंगी, पर दोबारा यहाँ मत आना। चंपा ने उस चूहे के लिए अनाज भेजना शुरू कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। चूहे को वहाँ ना पाकर सांप ने वहाँ आना बंद कर दिया। सांप के जाने से हाथी भी खुश हो गया और तालाब के मालिक को कभी भी परेशान न करने का वादा किया। चंपा ने ये खबर तोते तक पहुँचा दी और तोता वापस अपने घर आ गया। तोते के जाते ही महारानी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, जिससे हवा कमरे के आर पार बहने लगी। उसके बाद तालाब के मालिक ने तोते को कभी परेशान नहीं किया और सूरज के सामने से बादल भी हट गए। अब सूरज की किरणें सीधे झाड़ियों पर पड़ने लगी, जिससे जल्दी ही वो सूख गई और फिर वहाँ रखी गीली लकड़ियाँ भी सूख गईं। चंपा सो गई क्या? हाँ, उठो उठो। हाँ? अरे लकड़ियाँ लाने को कहा था। लकड़ियाँ इकट्ठा करके सो के सपने देखने लगी हो क्या? सपना? पता नहीं ये सपना था या सच, पर माँ, चावल के 4 दाने दुनिया बदल सकते हैं। कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं माँ, आप बस मुझे ना हर हफ्ते थोड़े चावल देते रहना। चंपा की माँ को कोई अंदाजा नहीं था कि चंपा क्या कहना चाह रही थी, पर माँ तो आखिर माँ ही होती है। उसने चंपा को बिना कोई सवाल किए 1 मुट्ठी चावल दे दिए और चंपा खुश हो गई। अम्मा, चंपा की तरह लगता है नूनी भी दिन में सपने देख रही थी। मैं दिन में सपने देख रही थी या नहीं, पर तुम्हें दिन में तारे जरूर दिखा सकती हूँ। रुको। ये कहानी वीरवारा की है, जिसका एक चाचा के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। मगर उसका चाचा हाथी सिंह केवल नाम का ही चाचा था। असल में वो था दुश्मनों से भी बढ़कर। वो हर पल यही चाहता था कि वीरवरा को इतना परेशान किया जाए कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और चला जाए और उसकी संपत्ति उसे मिल जाए। हाथी चाचा, मेरा घर का दरवाजा खुला है, मैं बस अभी आया। जाओ बेटा जाओ, तेरे नाक में ऐसा दम करूंगा कि घर द्वार सब छोड़कर भाग जाओगे। तबड़क तबड़क। अरे मेरी बकरी कहाँ गई? हाँ, चाचा, आपने बकरी को कहीं देखा? अरे भाग गई होगी जंगल की तरफ। वीरवरा को अपने पहले के अनुभव से पता चल गया था कि ये काम किसी और का नहीं, उसके चाचा हाथी सिंह का था। इसीलिए उसने एक योजना बनाई।
बेटा, इन थैलियों में क्या है? चाचा, मेरी खोई हुई बकरी बड़ी मुश्किल से मिली। मुझे सिक्कों की जरूरत थी तो मैंने उसे शहर में बेच दिया, जिसके बदले में मुझे 4 थैली सिक्के मिल गए। जंगल में भगाई बकरी से मिल भी गई और एक बकरी के बदले 4 थैली सिक्के। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ सस्ते दाम में खरीदूंगा और वहाँ महंगे दाम में बेच आऊंगा। तबड़क तबड़क। हाथी सिंह वीरवरा की बातों में आकर गांव से 30-35 बकरियों को खरीदकर शहर ले गया, जहां उसे खरीद से भी बहुत कम दाम मिले, जिसे देखकर वो आग बबूला हो गया। उसने मुझे बेवकूफ बनाया, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। हाँ? हाँ? ये क्या? मेरे प्यारे भतीजे का घर। ये सब कैसे हुआ? मैंने बहुत कोशिश की, मगर सब जलकर राख हो गया। तबड़क तबड़क। घर जल जाने से वीरवरा बहुत रोता रहा। इस घटना के बाद वो अब हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ने का फैसला कर अपने घर की राख को लेकर चल पड़ता है। ये राख का ढेर लेके क्यों बैठा है? आओ पूछते हैं। क्या बात है भाई, तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, और ये राख की ढेर लेकर यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए ये राख होगी, मेरे लिए ये पूरा संसार है। पूरा संसार है? जरूर ये कोई पवित्र राख है। पवित्र राख? अच्छा, थोड़ी सी मुझे मिलेगी। चाहे तो थोड़े सिक्के ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई, बेचना नहीं चाहते हो तो कम से कम चुटकी भर ही दे दो। मुझे भी। मैंने सुना है ऐसी छोटी राख से बड़े चमत्कार होते हैं। अब इन सिक्कों के लिए मना मत करना है। अब वीरवरा को कोई बड़ा साधु समझकर उसके हाथ की चुटकी भर राख को लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, और राख के बदले लोग वीरवरा को खूब चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अब वीरवरा के पास राख के बदले अच्छे खासे सिक्के हो गए थे, जिसे लेकर वो फिर से अपने गांव की ओर लौट गया, जहां उसकी बात को सुनकर उसका चाचा हाथी सिंह हैरान हो गया। जब तुम्हारे इतने छोटे से घर की राख से इतने सिक्के मिल सकते हैं, फिर मेरे घर की राख से तो मैं तो गांव का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। हाथी सिंह ने अपने घर को आग लगाई और उसकी राख लेकर उसी जगह पहुंच गया। ये गठरियों में क्या है भाई? राख। राख? एक और आया राख वाला। रुपया। हमें पता चल गया है कि इस राख में कोई चमत्कार नहीं है। मारो मारो इसे, मारो इसे, मारो फिर से बेवकूफ बनाया। इस बार तो इस वीरवरा का किस्सा ही खत्म कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तबड़क तबड़क। कुछ दिनों के बाद हाथी सिंह अपनी गलती का प्रायश्चित करने का नाटक कर वीरवरा को टहलने के बहाने एक तालाब के पास ले गया। अरे वो देखो, जलपरी। कहाँ है?
बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। जानता हूँ, अब आराम से मिलना जल परी से, क्योंकि यहाँ से जो नीचे गया वो कभी वापस नहीं आया। तबड़क तबड़क। ओ वीरवरा, तुम और ये कौन है? राजकुमारी, चाचा जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। प्रणाम चाचा जी। राजकुमारी, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना राजकुमारी कि मेरे चाचा बहुत भोले हैं। इन्हें पानी में धक्का देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं है कि आपने इन्हें पानी में डूबने के लिए छोड़कर मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने? तबड़क तबड़क कैसे? पानी के अंदर अलग ही राज्य है। वहाँ बने राजकुमारी के महल में मैं जाकर गिरा, जहाँ इन्होंने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि कल ही हम दोनों ने शादी भी कर ली है। इनके महल में बहुत खजाना है। यूँ समझिए कि चारों तरफ सोना चांदी यूं ही बिखरा पड़ा रहता है। अच्छा, आप हमारे महल आइएगा जरूर। लालची हाथी सिंह के दिमाग में वीरवरा ने जो लालच का बीज बोया था, वो ज्यादा देर तक जमीन के अंदर टिक नहीं पाया और सोने चांदी के लालच में हाथी सिंह जाकर सीधे गहरे तालाब में छलांग लगा देता है, जिससे वो कभी बाहर ही नहीं आ पाता है। अरे चाचा, जल्दी जाओ, खजाना आपका इंतजार कर रहा है। मेरी जान बचाने और राजकुमारी बनने का नाटक कर मेरे रास्ते का कांटा हटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.